नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। सबसे पहले एक बड़ी खबर। लॉकडाउन के दौरान तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर रायपुर के क्वींस क्लब में जो नशे वाली पार्टी आयोजित की गई, उसमें हाउसिंग बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। बोर्ड ने क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा को चेतावनी देते हुए कहा कि सवालों का जवाब 7 दिन में दे दें, वरना बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आज क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा को कड़े शब्दों में दोबारा और अंतिम नोटिस जारी किया है। बोर्ड की तरफ से बत्रा को जारी नोटिस में साफ साफ लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान क्लब खोलने, वहां शराब पार्टी का आयोजन करने के संबंध में जो स्पष्टीकरण मांगा गया था वो अब तक नहीं मिला है। लिहाजा 7 दिन के भीतर इसका जवाब दें, वरना बोर्ड आपके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की कार्रवाई करेगा। इसके पहले हरबख्श सिंह बत्रा ने खुद को आइसोलेटेड बताकर जवाब देने में और वक्त की मांग की थी, जिसके बाद अब फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है 7 दिन का। और इधर एक और बड़ा मामला जो रायपुर से बड़ी खबर के तौर पर सामने आया। कोकीन सप्लाई केस में जमानत याचिका खारिज हो गई। संभव पारक और हर्षदीप जुनेजा की जमानत याचिका खारिज हो गई। संभव पारक और हर्षदीप जुनेजा को जेल भेज दिया गया। दोनों पर ड्रग कंज्यूम करने का, सप्लाई करने का आरोप है। क्वींस क्लब का मैनेजर है संभव पारक। वीआईपी रोड स्थित कैफे का संचालक है हर्षदीप जुनेजा। तो दोनों बड़े कारोबारी जिनकी कल गिरफ्तारी हुई थी, आज इनकी जमानत खारिज हो गई और इसके बाद इन्हें जेल दाखिल करा दिया गया। और क्वींस क्लब के मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट यह कि लगातार शिकंजा कस रहा है क्वींस क्लब के संचालक पर, और उनको एक फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है कि आप जवाब दें 7 दिन के भीतर। जिस जवाब से बचने की कोशिश वो लगातार करते रहें। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, अब 7 दिन के भीतर जवाब देना है। एक तरह से सख्ती का रवैया दिख रहा है बोर्ड का। जी बिल्कुल पुनीत, 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है वो बेहद कड़े शब्दों में दिया गया है और उस अल्टीमेटम पर लिख भी दिया गया है कि ये अंतिम पत्र है, इसके भीतर जवाब दे देना चाहिए। दरअसल पुनीत क्या हुआ कि जो लॉकडाउन के दौरान जो सारी चीज़ें निकल कर के सामने आई, नशे की पार्टी का एक एंगल तो था ही वहाँ पे, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। दूसरे जो बड़ी खामियां सामने आई वो क्वींस क्लब के संचालन में है, जिसको लेकर के विधानसभा में भी सवाल उठ चुके थे। और इस मामले में जब हाउसिंग बोर्ड की ओर से जवाब मांगा गया संचालक की ओर से, तो जवाब ना देते हुए और करीब 1-1.25 महीना का और वक्त मांगा गया। तो ये हाउसिंग बोर्ड को भी समझ में आ गया कि ये जवाब नहीं देना चाह रहा है, मामले को लंबा खींचना चाह रहा है। लिहाजा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे करके आज नोटिस जारी किया गया है कि आपको सिर्फ अंतिम मौका दिया जाता है, 7 दिन के भीतर उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जिसे हाउसिंग बोर्ड ने आपको पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान वहाँ पर पार्टी कैसे हुई। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि आपने उसे सबलीज पे दूसरे को सौंप दिया, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और वहाँ पे अगर नशे की पार्टी आयोजित की गई थी तो ये क्यों की गई थी, जो अनुबंध के नियम है उसको क्यों तोड़ा गया। इन तमाम सवालों के जवाब मांगे गए थे, नहीं दिया है, चेतावनी दे दी गई है। संकेत पूरे तौर पे साफ है कि अगर इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया हरबख्श सिंह बत्रा ने, तो उसके अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हम पहले भी अपनी रिपोर्ट में ये खबर दिखा चुके हैं कि बोर्ड की बहुत बदनामी हुई है हाउसिंग बोर्ड की क्वींस क्लब के मामले में, और अब वो अपनी इस बदनामी को धोना चाह रहा है। लिहाजा सख्त कार्रवाई करने का मूड पहले ही बना लिया है, और ये भी लग रहा है कि बत्रा के पास कोई बहुत उचित जवाब शायद ना हो, क्योंकि इसीलिए वो लंबा वक्त खींच रहा है। तो कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है पुनीत जी। तो खुले तौर पर जो नियमों का और खास तौर से कॉन्ट्रैक्ट नियमों का भी खुला उल्लंघन था, अब इस मामले में टालम टोल वाला रवैया शायद नहीं चलेगा। 7 दिन का अल्टीमेटम जो मुख्य संचालक इसको मिला है, अगर सवालों का जवाब ना दिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। ये अल्टीमेटम में स्पष्ट तौर पर अंतिम चेतावनी के तौर पर लिखा है। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी अपडेट के लिए।
इधर छत्तीसगढ़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ I-24 की मुहिम असर दिखा रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस के हत्थे अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर चढ़ गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 100 ग्राम अफीम, 6000 कैश और लाखों का सामान जब्त किया। सिरगिट्टी पुलिस को खबर मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में अफीम की खरीद फरोख्त हो रही है और इसके बाद पुलिस ने दबिश दी। 5 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ओडिशा और पंजाब के राज्यों से अफीम लाकर छत्तीसगढ़ में खपाते थे। केशकाल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को 151 किलो गांजे के साथ में पकड़ा है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। आरोपी ओडिशा से गांजा खरीदकर मध्य प्रदेश के अनूपपुर लेकर जा रहे थे। तो 2 बड़े डेवलपमेंट, नशे के खिलाफ I-24 की मुहिम का असर कि अब पूरा महकमा अलर्ट पर है और 2 कार्रवाइयां हुई, एक बिलासपुर में, दूसरी केशकाल में। 5 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर धरे गए और पिकअप से माल बरामद हुआ जो ले जाया जा रहा था मध्य प्रदेश। सूचना हम लोगों को अफीम को लेकर के मिली थी। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 170 ग्राम उसमें अफीम मिली है। करतार सिंह उसने राउरकेला से, उड़ीसा से ये सामान लाना बताया है और मूलतः वो पंजाब का रहने वाला है। पहले भी सामान पंजाब से लाना उसने बताया है और बाकी जो 4 उसके साथी हैं उनके माध्यम से भी वो बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। वाहन को रोककर जांच करने पर वाहन में 151 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। दिवंगत अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली जिला जाति सत्यापन समिति ने निलंबित कर दिया। साथ ही इस प्रकरण को अब राज्य स्तरीय छानबीन समिति को भी भेजा है। जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने पूरे दस्तावेज जो पेश किए गए थे उनका अवलोकन करने के बाद ये पाया कि जिस आधार पर ये जाति प्रमाण पत्र बना है उसका कोई दस्तावेज ऋचा जोगी ने समिति के समक्ष पेश नहीं किया है। जाति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों के अपर्याप्त होने को कारण बताकर प्रमाण पत्र को निलंबित करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जब तक राज्य स्तरीय छानबीन समिति इसमें कोई निर्णय नहीं लेती, इस प्रमाण पत्र का कहीं और भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र की छानबीन के लिए जो सत्यापन समिति बैठी थी, उसमें विगत 2 दिन से काफी विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक समीक्षा की गई। जाति प्रमाण पत्र को संदेह से परे साबित नहीं होने से उसको जो है अभी निलंबित किया गया। धर्मरवाई विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन पत्र जमा कर दिया। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव कल सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी पूरी कर ली। मरवाही उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान निर्वाचन नियमों का पालन करते हुए गंभीर सिंह के साथ महज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को ही अंदर जाने की इजाजत मिली, जबकि साथ गए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को कोरोना गाइडलाइन के चलते निर्वाचन अधिकारी के कक्ष के बाहर ही करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नियमों के पालन की बात कही। साय ने इस दौरान बीजेपी की जीत का दावा किया और प्रदेश कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। नामांकन में शामिल होने के लिए बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, रामसेवक पैकरा, भूपेंद्र सवन्नी भी पहुंचे थे। वहीं प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं होने से बीजेपी ने नामांकन रैली नहीं निकाली। डॉक्टर गंभीर सिंह बहुत ही सेवाभावी, उनका परिवार वर्षों से, उनके फादर सरपंच रहे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार
जनपद के अध्यक्ष रहे, जनपद में रहे और एक सहज वैसे ही डॉक्टर गंभीर है। और निश्चित रूप से मरवाही की जनता उसको सम्मान देगी। अगर नियम में है तो उसका पालन तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है कि मतलब नियम तोड़ते हैं। अगर चुनाव आयोग का नियम है तो भारतीय जनता पार्टी कभी पालन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल के कामों को यहाँ की जनता याद कर रही है। जब से 2 साल से कांग्रेस का शासन आया है तब से पूरे मरवाही, गौरेला, पेंड्रा सब जगह का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। चेतावनी देने के लिए कि अगर सरकार काम नहीं करवाएगी ये चुनाव तो हारेगी, अगला चुनाव है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव शुक्रवार को अपना नामांकन जमा करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ गौरेला पेंड्रा पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री चुनाव प्रभारियों से तैयारियों का भी जायजा लेंगे। वहीं नामांकन दाखिले से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दिया। इलाके के 3 आदिवासी नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पिछले चुनाव में अजीत जोगी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते और उनके पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कंवर को भी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वहीं 2008 में जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशी ध्यान सिंह पोर्ते ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। फार्म भरेंगे हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के ध्रुव जी और मुख्यमंत्री जी कल पहुंचेंगे। लगभग 12:30 बजे के आसपास यह आगमन होगा। पहले फार्म भरवाएंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। कांग्रेस का प्रचार अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने हरी झंडी दिखाकर मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार रथ रवाना किया। वहीं बीजेपी भी आने वाले दिनों में बड़ी सभाओं की तैयारी कर रही है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही। और अब एक और अहम मामला जिसको लेकर लगातार कई आरोप प्रत्यारोप भी बीच में हुए। सरगुजा के लेमरू एलिफेंट रिजर्व इलाके के गांव के विस्थापन के मुद्दे पर पंचायत मंत्री TS सिंहदेव के धरना देने वाले बयान के बाद सियासी तौर पर काफी बवाल मचा। लेकिन अब पंचायत मंत्री और वन मंत्री दोनों की बातचीत हो गई। इस पूरे मामले में जो उलझनें थीं वो सुलझ गई। TS सिंहदेव ने प्रभावित गांव का फिर दौरा किया और ग्राम सभा कराने वाली महिला रेंजर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर वन विभाग पंचायत विभाग का काम करने लगेगा तो टकराव की स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार का हिस्सा मत समझिए, मैं पहले पब्लिक का हूं। ये है पंचायत मंत्री TS सिंहदेव का वो ट्वीट जिसके साथ ही पिछले 2 दिनों से लेमरू एलिफेंट रिजर्व इलाके के गांव के विस्थापन के मुद्दे की सभी उलझनें सुलझ गईं। सिंहदेव ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि अब विस्थापन को लेकर कोई शंका नहीं। साथ ही उन्होंने मुद्दे पर भाजपा पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। मंत्री जी तो बोल चुके कि ये गांव शामिल नहीं होंगे, उनने मेरे को बोल दिया है और मैं उनकी बात पे 100% विश्वास रखता हूं कि जब उनने बोल दिया है कि जिस गांव का पानी अगर हसदो बांगों में जा रहा था तो यहाँ का पानी कौन से हसदो बांगों में जाता है, या आप है रेड नदी के किनारे। दरअसल इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब 2 दिन पहले पंचायत मंत्री ने ग्रामीणों के विस्थापन पर नाराजगी जताते हुए ऐसा होने पर अनशन की बात कह दी थी। सिंहदेव के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई और हर कोई इस बयान के मायने निकालने लगा। सरकार के विरुद्ध कैबिनेट में बैठे रहते हैं तो हाथ उठाते हैं और जनता के सामने आते हैं दूसरा हाथ उठा देते हैं। ये फ्री चलेगा। आप यदि कैबिनेट में विरोध करते तो पास नहीं होता। इधर वस्तु स्थिति जानने के लिए पंचायत मंत्री TS सिंहदेव लेमरू एलिफेंट रिजर्व इलाके के सायर उदयपुर गांव पहुंचे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद उन्होंने महिला रेंजर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर वन विभाग पंचायत विभाग का काम करने लगेगा तो टकराव की स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार का हिस्सा मत समझिए, मैं पहले पब्लिक का हूँ। ग्राम सभा वन विभाग कैसे करा रहा है? आपको पंचायत विभाग से आया है क्या ग्राम सभा कराना? आपको कलेक्टर साहब के माध्यम से आया है क्या कि ग्राम सभा कराना इस बिंदु के ऊपर? तो जब आपको प्रशासन ने ही बोला, GD के माध्यम से नहीं आया, किसी के माध्यम से नहीं आया, तो वन विभाग ग्राम सभा कैसे करा रहा है? और कई बार बैठक भी ऐसा हुआ है, परमिशन आती है कलेक्टर या जिला पंचायत के CO आपको लिख के देंगे कि ग्राम सभा का ये बिंदु हो। आप कैसे कर सकते? मेरे को सरकार का हिस्सा मत मानिएगा, पब्लिक का हूँ मैं, पहले जिम्मेदारी से काम करिए। सिंहदेव ने कहा कि जन मुद्दे पर उनकी बातों को सरकार के साथ टकराव बताकर सियासत नहीं होनी चाहिए। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ सौरभ से परिहार, IBC 24 रायपुर। तो इस विषय के ऊपर पहले भी काफी आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं और अब ये मामला सुलझ लेना बताया गया। हमारे साथ में दोनों पक्षों को रखने के लिए
दो समर्थ नेता जुड़ गए हैं। अजय साहू जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नीलू शर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार, नीलू जी नमस्कार। पहले अजय साहू साहब से सवाल है। अजय जी, क्या ये मुद्दा सुलझ गया? क्योंकि इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, पूर्व सीएम का कहना था कि कैबिनेट में कुछ अलग रुख रहता है मंत्रियों का और जनता के बीच अलग। देखिए, कैबिनेट में भी वही रुख रहता है और जनता के बीच भी वही रुख रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अफवाह तंत्र फैलाने वाले लोग हैं जी, वो लोग इस तरीके की बातें ग्रामीणों को फैला करके उनको बरगलाने का काम लगातार कर रहे थे। ऐसी सूचनाएं आ रही थी। उसके संदर्भ में कल माननीय टीएस सिंहदेव जी ने जो बातें कही थी वो मंत्री जी से चर्चा करने के बाद स्पष्ट हो गया। हाँ, इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीति करने के लिए जो एक विषय मिल गया था वो उससे छीना जा चुका है। और अभी जो फुटेज देखने को मिल रहा है उसमें भी कहीं पर भी कोई ऐसी बातें नहीं नजर आ रही है कि जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको देखने की आवश्यकता है। शर्मा जी, क्या अवसर का फायदा उठा रही थी बीजेपी? क्या कंफ्यूजन को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही थी बीजेपी? सरकार के मंत्रियों में आपस में टकराव है, ये स्पष्ट दिख रहा है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रीगणों का राय अलग होता है और पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो उनके राय बदल जाते हैं। मैं अभी माननीय टीएस सिंहदेव जी के लेमरू अभयारण्य के विषय को देख रहा था। उन्होंने स्पष्ट वहाँ के वन विभाग के रेंजर से भी पूछा है कि भाई आप किसके कहने पर जो है वो ग्राम पंचायत लगाए हैं? क्या आपके पास शासन की अनुमति है, कलेक्टर की अनुमति है, या ग्राम पंचायत के सीईओ की अनुमति है? क्या सीईओ के जो अनुमति है वो बिंदुवार होते हैं कि किस कारण से ग्राम सभा लगाना चाहिए? और जिस ढंग से वह ग्राम पंचायत का काम वन विभाग कर रहा है, आप उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों में आपस में टकराहट कैसे हो रही है। माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव जी जो है, अब तो शर्मा जी इन तस्वीरों से स्थिति क्लियर हो रही है। वो उनका ये कहना है। उन्होंने तो स्पष्ट गांव वाले से पूछा है कि आप लेमरू अभयारण्य में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। पूरे गांव वालों ने हाथ उठाकर कहा है कि हम नहीं जाना चाहते। एक तरफ माननीय टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ मंत्री है, दूसरी तरफ माननीय मोहम्मद अकबर जी जो वन विभाग के मंत्री है। ये कहीं ना कहीं इनकी आपस में जो टकराहट की स्थिति है वो पब्लिक में अजय साहू साहब, क्या अधिकारियों में टकराव है, कंफ्यूजन है जिसका इतना बड़ा विवाद बना, टीएस सिंहदेव जी या मंत्रियों के बीच में आपसी विवाद है जैसा आरोप है? देखिए, तो आप ये बताइए सबसे पहले कि लेमरू अभयारण्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है वो वन विभाग जो है किसी परमिशन के वहाँ पर ग्राम पंचायत कैसे लगा रहा है? वो कांग्रेस के संघर्ष के कारण ही निरस्त हुआ है। वो पूंजीपति मित्रों को जो लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं उसकी पीड़ा दिख रही है। जो बातें ये कह रहे हैं टीएस सिंहदेव जी ने जिस तरीके से वहां पर रेंजर को कहा, यही तो हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हम जनता के नीलू शर्मा साहब, फाइनली अब तो आपको लगता नहीं कि विवाद सुलझ गया, कंफ्यूजन दूर हो गया, विवाद सुलझ गया? के खिलाफ जाकर काम करेगा। हमारी सरकार उसको बचने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब कानून का राज है, सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, पटरी पर चल रही है। तो कैबिनेट में इनकी स्थिति अलग होती है, पब्लिक के बीच में इनकी स्थिति अलग क्यों है? वहां पर स्पष्ट उनसे पूछा जा रहा है कि पट्टा नहीं देंगे तो सहमति नहीं देंगे क्या? वो जो रेंजर है वो स्पष्ट उसका मतलब वो बोल भी रही है कहीं ना कहीं। चलिए, अब ये उस इलाके की जनता, उन गांव की जनता बेहतर समझती है कि कंफ्यूजन किस स्तर के ऊपर था और कौन इसका राजनीतिक लाभ ले रहा था, और अगर कोई राजनीतिक दुविधा है तो क्या वो दूर हो गई है, ये भी कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दुर्ग जिले के पाटन इलाके में भाजपा सांसद धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनके इस धरने को दिग्गज नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की इस धरने से दूरी चर्चा का विषय बन चुकी है। हालांकि रायपुर के सांसद सुनील सोनी और वरिष्ठ नेता अशोक बजाज इस धरने में शामिल हुए हैं। दरअसल पाटन से 12 किलोमीटर दूर जामगांव एम में लॉकडाउन के दौरान खुलेआम शराब बेचे जाने की शिकायत मिलने पर सांसद विजय बघेल अपने समर्थकों के साथ विरोध करने गए थे और तब शराब से भरी गाड़ी में लूटपाट की गई। मामले में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं समेत करीब 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लूट की रिपोर्ट वापस लेने की मांग करते हुए विजय बघेल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।